हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे बनने वाले सारे प्रश्न इस ऑडियो में आप लोग सुनेंगे और सुनते सुनते कुछ अच्छा कर जाएंगे, तो इसलिए इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। सिकंदर का आक्रमण मैसिडोनिया जो मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा तथा झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ उसने विस्तता का युद्ध लड़ा। सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। मैसिडोनिया जो मकदूनिया जिसका नाम है के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा तथा झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ उसने विस्तता का युद्ध लड़ा। विस्तता के युद्ध में पोरस की विशाल सेना पराजित हुई। जो पोरस की सेना थी वो विशाल थी और वह पराजित हुई और पोरस को बंदी बना लिया गया। पोरस को वहाँ बंदी बना लिया गया। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने तक रहा। सिकंदर कितने दिन भारत में रहा तो 19 महीने तक रहा। 323 ईस्वी में बेबीलोन पहुंचकर सिकंदर का निधन हो गया। 323 ईस्वी में बेबीलोन पहुंचा और वहां उसके सिकंदर का निधन हो गया। मौर्य साम्राज्य का जो समय है वो 322 से 184 ईसा पूर्व है। 322 से 184 ईसा पूर्व है। 25 वर्ष की मौर्य साम्राज्य जो है उसके बारे में जानते हैं। तो 25 वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य तथा विष्णुगुप्त ने अपनी योग्यता तथा कूटनीति से अंतिम नंद शासक घनानंद के विशाल साम्राज्य को ध्वस्त करके मौर्य वंश की आधारशिला रखी। अंतिम वंश कौन था तो नंद वंश था, जो घनानंद के विशाल साम्राज्य को ध्वस्त करके मौर्य वंश की आधारशिला रखी थी। किसने रखी थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य का समय है वो है 321 से 297 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व सीरिया के यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया। किसने सेल्यूकस को पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसने सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी जो पुत्री थी हेलेन जिनका नाम था उनसे विवाह किया। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। जो चंद्रगुप्त थे वो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिए थे और 298 ईस्वी पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। 298 ईस्वी पूर्व उसकी किसकी मृत्यु हो गई तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। जो बिंदुसार था उसका जो समय था तो 297 से 272 ईस्वी पूर्व था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो द्वितीय था उसका चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र था। उसे अमित्रघात भी कहा जाता है। किसको अमित्रघात कहा जाता है तो बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। अशोक का समय 273 से 272 ईस्वी पूर्व अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की थी। अशोक ने कितने भाइयों की हत्या की थी तो 99 भाइयों की हत्या करके वो राजगद्दी प्राप्त की थी। अपने शासनकाल के 4 वर्षों बाद जो अशोक था वो अपने शासन के 4 वर्षों के बाद 269 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक कराया। फ्रेंड्स, आप कहानी द्वारा इस प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसको सुनेंगे तो सारे प्रश्न इतने आसान लगने लगेंगे कि आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। और जो लोग जिनको बहुत सारे काम होते हैं और टाइम नहीं रहता है कि कैसे वो बुक खोल के पढ़ें तो उनके लिए ये बहुत ही आसान लगेगा। एक बार पूरा जब सुनेंगे तो फिर लगेगा कि सारे प्रश्न कितने आसान लगने लग रहे हैं। तो आप सुन के कुछ अच्छा कर सकते हैं तो स्किप नहीं करिएगा।
अब देखिए अशोक का जो समय था, जो अशोक का शासनकाल था, वो 4 वर्षों बाद 269 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक कराया। उसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। किसने? तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और उस विजय में जब कलिंग पर युद्ध हुआ था तो वो नरसंहार वहाँ हुआ था और उससे वह द्रवित हो गया और फिर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक को और किस नाम से जानते हैं? तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक ने एशिया तथा अन्य महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रचार की पुष्टि टोपरा संपादन द्वारा होती है। ये टोपरा संपादन द्वारा होती है। जो ये टोपरा है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। टोपरा जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। मौर्योत्तर वंश, जो मौर्योत्तर काल है उसके बारे में जानते हैं। तो अशोक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। अशोक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके महासेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। किसने की? तो 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके महासेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने कर दी तथा शुंग वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग ने जो पुष्यमित्र शुंग था वो शुंग वंश की नींव रखी। शुंग वंश क्या था? तो आज उसके बारे में जानते हैं। शुंग ब्राह्मण वंशीय शासक थे। शुंग जो थे वो ब्राह्मण वंशीय शासक थे। इस राजवंश का अंतिम राजा देवभूति था। इस वंश का जो अंतिम राजा था वह देवभूति था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इंडो यूनानी जो था शासक मिनांडर को किसने पराजित किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। जो शुंग शासक थे वो अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किए थे। श्रीगुप्त के बारे में जानते हैं। तो श्रीगुप्त 240 जिसका समय था, श्रीगुप्त का समय था, गुप्त वंश का जो समय था वह 240 से 480 ईस्वी था। गुप्त वंश का जो समय था वो 240 से 480 ईस्वी था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। उसने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उसके पुत्र घटोत्कच शासक बना। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच था वो शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का प्रथम प्रमुख शासक था। उसे गुप्त संवत का संस्थापक माना जाता है। गुप्त संवत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हर्षेण के प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद का स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है। जो हर्षेण के प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद का स्तंभ है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का कवि एवं संगीतज्ञ भी था। जो समुद्रगुप्त था वो उच्च कोटि का कवि एवं संगीतज्ञ भी था। इसी कारण इसे कविराज कहा जाता था। जो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। फ्रेंड्स पूछ सकता है कि किसको बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है, तो आप उत्तर लगा सकते हैं कि समुद्र को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था 380 से 415 ईस्वी था। 380 से 415 ईस्वी था। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, जिसका उपनाम था विक्रमादित्य। जिसका उपनाम क्या था? तो विक्रमादित्य था। प्राचीन भारत की जो श्रेष्ठतम साहित्य प्रतिभा कालिदास उसकी राज्यसभा के रत्न थे। विक्रमादित्य के जो चंद्रगुप्त के राज्यसभा के रत्न कौन थे? तो कालिदास थे। धन्वंतरि जैसे प्रसिद्ध चिकित्सक भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। चीनी यात्री जो फाहियान था वो भी उनके शासन काल में भारत आया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप महरौली का स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप महरौली का जो स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। कुमारपुत्र गुप्त प्रथम ने कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो पुत्र कुमारगुप्त था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ फाहियान बौद्ध कहा गया। किसको कहा गया? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ फाहियान बौद्ध कहा गया। गुप्त वंश के पश्चात ईसा की 6ठी सदी के मध्य हूणों ने पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। गुप्त वंश के पश्चात ईसा की 6ठी सदी के मध्य हूणों ने पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। हूण खानाबदोश लोग थे। हूण क्या थे? तो खानाबदोश लोग थे। हूणों द्वारा सर्वप्रथम 455 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। हूणों द्वारा सर्वप्रथम कब आक्रमण किया गया था? तो 455 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। जेजाक भुक्त या जिझौत गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। जेजाक भुक्त या जिझौत गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राज्य था, जो यमुना और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? तो यमुना और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित है। इसका वर्तमान नाम बुंदेलखंड है। इसका वर्तमान नाम क्या है? तो बुंदेलखंड है। इस पर चंदेल राजाओं का शासन था। जो ये वर्तमान नाम बुंदेलखंड है, इस पर चंदेल राजाओं का शासन पहले था। पुष्यभूत या वर्धन राजवंश के बारे में जानते हैं। पुष्यभूत या वर्धन राजवंश के बारे में जानते हैं तो पहला है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो समय था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। शिलादित्य, जो हर्षवर्धन शिलादित्य थे, उनका समय था। हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो हर्ष था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी तथा हर्ष की सेना को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा तट पर पराजित किया था। हर्ष की सेना को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर पराजित किया था। हर्षवर्धन संस्कृत में नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। किसमें? तो संस्कृत में। हर्षवर्धन ने अपने राज दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट, सुभाषित वलि के रचयिता मयूर और चीनी विद्वान ह्वेनसांग को आश्रय प्रदान किया था। हर्षवर्धन ने अपने दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित के जो रचयिता बाणभट्ट हैं उनको, और सुभाषित वलि के जो रचयिता मयूर हैं उनको, और विद्वान जो ह्वेनसांग था उसको आश्रय दिए थे। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहे जाने वाले ह्वेनसांग को चीनी शासक ताई सुंग ने हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। हर्षवर्धन के दरबार में किसको भेजा गया? तो यात्रियों का जो राजकुमार था, नीति का जो पंडित था एवं शाक्य मुनि कहे जाने वाले ह्वेनसांग को चीनी शासक ताई सुंग ने हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था।
पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। जो पुष्यभूत था वो वर्धन वंश का संस्थापक था। पुष्यभूति ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। वह शिव का परम भक्त था। जो पुष्यभूति था वह शिव का परम भक्त था। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के बाद थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के बाद थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन के विषय में बाणभट्ट के हर्षचरित से व्यापक जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्ष शासन किया। हर्षवर्धन ने लगभग कितने वर्ष शासन किया? तो 41 वर्ष शासन किया। नागानंद राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। जो नागानंद है उसका अर्थ है नागों का आनंद। नागानंद जिसका अर्थ है नागों का आनंद राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। यह नाटक 5 अंकों में लिखा गया है। कौन सा नाटक? तो नागानंद नाटक 5 अंकों में लिखा गया है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के जीवन तथा तत्कालीन भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। जो हर्षचरित है उस हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित जो प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है, इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के जीवन तथा तत्कालीन भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। मध्य भारत और उत्तर भारत और दक्कन 3 साम्राज्यों का युग। इसका समय है 8वीं से 10वीं सदी तक। जो मध्य भारत था, उत्तर भारत और दक्कन था, 3 साम्राज्यों का युग था। वो कब से कब तक था? तो 8वीं से 10वीं सदी तक था। 8वीं से 10वीं सदी तक था। 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद, फ्रेंड्स सुनते हैं, 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। इसमें पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट प्रमुख थे। कौन से प्रमुख थे? तो पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट जो थे वो प्रमुख थे। पाल के बारे में जानते हैं। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा हुई थी। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा हुई थी। धर्मपाल के शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में द्विपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें धर्मपाल विजयी हुआ। फिर से सुनिए, धर्मपाल के शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें धर्मपाल विजयी हुआ। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहाँ वज्रयान शाखा की पढ़ाई कराई जाती थी। जहाँ इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, वहाँ क्या कराया जाता था? तो वज्रयान शाखा की पढ़ाई कराई जाती थी। प्रतिहार के बारे में जानते हैं। जो प्रतिहार था, प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिश्चंद्र ने की थी। नागभट्ट प्रथम यह गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम था, जिसका समय है 730 से 756 ईस्वी। 730 से 756 ईस्वी नागभट्ट प्रथम का समय था। उसके दरबार में जो प्रतिहार थे, उनके दरबारों में राजशेखर निवास करते थे, जो उनके राजगुरु भी थे। राजशेखर की रचनाएं हैं। उनके दरबार में राजशेखर निवास करते थे और राजशेखर के जो राजशेखर की रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। राजशेखर की रचनाएं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण। राजशेखर की रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण। जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? तो यशपाल था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। राष्ट्रकूट के बारे में जानते हैं। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो दंतदुर्ग था। जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वो दंतदुर्ग था। दंतदुर्ग
कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। इसने सोलापुर के पास मानखेत या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। इसने मानखेत या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये कहाँ है? तो सोलापुर के पास मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। किसने? तो राष्ट्रकूट ने। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट का संस्थापक था दंतिदुर्ग। चोल साम्राज्य का जो समय था, चोल साम्राज्य का जो समय था वो 9वीं से 12वीं सदी तक था। 9वीं से 12वीं सदी तक था चोल साम्राज्य का समय। चोल साम्राज्य का समय 9वीं से 12वीं सदी तक था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय पहले पल्लवों का सामंत था। चोल साम्राज्य का जो संस्थापक विजयालय था, ये पहले पल्लवों का सामंत था। उसने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? तो विजयालय ने पहले क्या किया? पहले पल्लवों का सामंत था। कौन? विजयालय। और उसने तंजावुर पर कब्जा किया पहले और बाद में उसको अपनी राजधानी बनाया। विजयालय ने तंजौर पर अधिकार करने के बाद नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय ने तंजौर पर अधिकार करने के बाद नरकेसरी की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राजराज प्रथम को इस वंश का यानी चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका का, जो राजराज प्रथम के पुत्र थे उनका नाम था राजेंद्र प्रथम, उसने पूरे लंका पर चोल साम्राज्य में मिला, जो पूरा लंका था उसको चोल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम कौन था? तो राजराज प्रथम का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को हरा दिया था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को हरा दिया था। उसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को हरा दिया। उसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगैकोंड लाने को कहा। उसकी राजधानी कौन सी थी? जो राजेंद्र प्रथम था उसकी राजधानी क्या थी? तो गंगैकोंडचोलपुरम था। उसमें लाने को कहा और उसे चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। कहाँ करवाया? तो चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंडचोल की उपाधि भी ग्रहण की। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोल की उपाधि ग्रहण की थी। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे प्राचीन भारत से बनने वाले प्रश्न। तो आप सुनते सुनते बहुत अच्छा सारे प्रश्न कर ले जाएंगे। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार आप सुन सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।